हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा अन्य सभी टीचिंग एग्ज़ाम जिनमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न शामिल हैं वह बेहद महत्वपूर्ण हैं और कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भाटिया बैटरी का जो प्रयोग होता है वह किसके मापन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला व्यक्तित्व मापन के लिए, दूसरा रुचि मापन के लिए, तीसरा बुद्धि मापन के लिए या फिर अभिक्षमता मापन के लिए। तो बताइए दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। तो दोस्तों, जो भाटिया बैटरी प्रयोग है या मापन है वह बुद्धि मापन के लिए किया जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो दोस्तों, भाटिया बैटरी परीक्षण को भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? जी हाँ, आपको बताना है कि हाल महोदय का सिद्धांत किस चीज़ की व्याख्या करता है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है दोस्तों। पहला है बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का व्याख्या करता है, या फिर मूल्यों के विकास का करता है, या किशोरों के मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर चुन लिया होगा। तो दोस्तों, जो हाल का सिद्धांत है वह किशोरों के मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, इस परीक्षण में हाल महोदय ने 12 से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे प्रमुख चीज़ क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, या उद्दीपन की विश्वसनीयता, या फिर ऑप्शन डी उद्दीपन की उदासीनता। तो बताइए दोस्तों, ध्यान आकर्षित होने के लिए किसकी भूमिका प्रमुख होती है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा, ध्यान आकर्षित होने में सबसे अधिक भूमिका उद्दीपन की तीव्रता होती है। जी हाँ दोस्तों, उद्दीपन जितना तीव्र होगा उतना ही हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है दिए गए विधियों में से प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग उत्तर दे दिए होंगे। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए जो कि व्याख्यान विधि उपयुक्त नहीं है, और जो शेष है समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम या प्रोजेक्ट विधि, यह प्राथमिक के लिए आवश्यक है, जबकि व्याख्यान विधि दोस्तों ये अपर क्लास के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज़ पर सबसे अधिक बल देता है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित पर, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित पर, ऑप्शन सी पाठचर्या केंद्रित पर, या फिर ऑप्शन डी विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो बताइए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान सबसे अधिक बल किस पर देता है? दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान सबसे अधिक बल छात्र केंद्रित शिक्षा पर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, निम्न में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से वह क्या है जो दृष्टि बालक
बाधित बालक से संबंधित नहीं है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। ब्रेल लिपि, त्रिविमी आकृतियों का स्पर्श, विशेष प्रकार की छड़ी या फिर हियरिंग एड। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपका डी है वही दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। बाकी सब शेष ब्रेल लिपि, त्रिविमी की आकृतियों का स्पर्श और विशेष प्रकार की छड़ी, ये तीनों चीज़ें दृष्टिबाधित बालक से संबंधित है। अर्थात आपका प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी हियरिंग एड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि अधिगम के नियम के तहत तत्परता के नियम का प्रतिपादित किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि अधिगम के नियम के तहत तत्परता के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, जॉन बी वाटसन ने, यान पेट्रोविच पावलोव ने या फिर मैक्स वर्दीमन ने। तो बताइए दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में अधिकतर आता ही रहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा तत्परता के नियम का प्रतिपादन एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। अर्थात आपका ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से जो अधिगम के 3 नियम बताए थे उसमें आपका तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम एवं अभ्यास का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। ऑप्शन ए H.C. मॉरिसन, ऑप्शन बी जॉन एफ हर्बर्ट फ्लैडर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात जॉन एफ हर्बर्ट। जी हाँ दोस्तों, जॉन एफ हर्बर्ट ही स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, जो कि है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, बताना है कि जो निःशक्त या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है, वही आपको बताना है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। समेकित शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा आपका समावेशी शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, समावेशी शिक्षा ही निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से, भजन में वृद्धि से या फिर आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि से है। बताइए दोस्तों विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य। तो दोस्तों विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि से, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है गेने महोदय ने जो उनकी एक पुस्तक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने को उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं। इसके लिए आपके पास दोस्तों 4 विकल्प हैं। पहला 5 प्रकार का, दूसरा 8 प्रकार का, तीसरा 7 प्रकार का या फिर चौथा 10 प्रकार का। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात 8 प्रकार का। गेने महोदय ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12वां, मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि मानव व्यक्तित्व किसका प्रतिफल है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। जी हाँ दोस्तों, मानव के व्यक्तित्व विकास में उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो कि है
कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करने के लिए शिक्षक को क्या जानना बेहद आवश्यकता है। तो उसके लिए आपके पास 4 विकल्प है दोस्तों। पहला है स्वयं को जानना, दूसरे मुख्य अध्यापक को, तीसरा है बालकों के अभिभावकों को, या फिर चौथा वैयक्तिक भेदों को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वैयक्तिक भेदों को। जी हाँ दोस्तों, जो विशेष प्रकार के बालक होते हैं कक्षा में उनको शिक्षित करने के लिए अध्यापकों को वैयक्तिक भेदों के गुण को जानना अति आवश्यक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है डिस्ग्राफिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है डिस्ग्राफिया क्या है। पढ़ने से संबंधित विकार है, दृष्टि संबंधी विकार है, मानसिक विकार से संबंधित है, या फिर लिखने से संबंधित विकार है। तो बताइए दोस्तों डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर चुन लिया होगा। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया का जो संबंध है वह लिखने से संबंधित है, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे जो बच्चे गणित से संबंधित समस्याओं से जूझते रहते हैं तो उसको डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। जो पढ़ने से संबंधित जिनको विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, और जो बोलने से संबंधित विकार होता है उसे अफेजिया कहते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों कैसी होती हैं, उनका स्वभाव क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। अर्जित होती हैं, जन्मजात होती हैं, अर्जित एवं जन्मजात दोनों होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर चुन लिया होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी जो मैकडूगल महोदय हैं उनके अनुसार जो कि मूल प्रवृत्तियां कुल 14 होती हैं, तो उनके अनुसार मूल प्रवृत्तियां अर्जित एवं जन्मजात दोनों होती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है, यानी क्या सीखता है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का अर्थात दोनों का, या फिर ऑप्शन डी शब्दों का। तो बताइए दोस्तों सर्वप्रथम शिशु किस चीज़ का अनुकरण करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर चुन लिया होगा। तो दोस्तों 16 जो कि प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात शब्दों का। जी हाँ दोस्तों, जो सर्वप्रथम जो शिशु होते हैं वह सर्वप्रथम शब्दों का ही अनुकरण करते हैं, न कि स्वर और व्यंजन का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य करने के कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। 42 घंटे, 45 घंटे, 40 घंटे, या फिर 48 घंटे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात 45 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी का क्या रोल है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। स्वतंत्र घर के रूप में, आश्रित घर के रूप में, मध्यस्थ घर के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात आश्रित घर। जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षक होता है वह एक स्वतंत्र घर होता है, जो बालक होता है वह आश्रित घर होता है, जबकि जो पाठ्यक्रम होता है वह मध्यस्थ घर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19
जो कि है बुद्धिलब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिलब्धि का जो संप्रत्यय है उसका विकास किसने किया है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है दोस्तों। पहला बीने महोदय ने, दूसरा टर्मन ने, या फिर ऑप्शन सी कैटल महोदय ने, या फिर ऑप्शन डी रीड ने। बताइए दोस्तों, जो बुद्धिलब्धि संप्रत्यय है उसका प्रतिपादन किसने किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात टर्मन महोदय ने। जी हाँ दोस्तों, जो बीनो महोदय थे उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन जो टर्मन महोदय हैं इन्होंने बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों बुद्धिलब्धि का जो सूत्र होता है वह होता है दोस्तों MA/CA इंटू 100। जी हाँ दोस्तों, मेंटल एज बटे क्रोनॉनिकल एज गुणे 100 अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो इसका प्रतिपादन जो कि टर्मन महोदय ने किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं आज के सीरीज का। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है चिंतन प्रारंभ होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प पूर्व अनुभव, समस्या, तर्क अथवा भाषा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बताइए दोस्तों, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सही उत्तर आपका ऑप्शन बी अर्थात समस्या। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे पास समस्या होगी तो ही हम चिंतन के लिए प्रेरित होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से होना चाहिए। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर आपका होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा अर्थात आपका ऑप्शन सी सही होगा। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। पुरस्कार एवं दंड है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पुरस्कार एवं दंड क्या है। सकारात्मक प्रेरक हैं, स्वाभाविक प्रेरक हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं, या फिर जन्मजात प्रेरक हैं। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी अर्थात कृत्रिम प्रेरक। जी हाँ दोस्तों, पुरस्कार एवं दंड कृत्रिम प्रेरक होता है। तो दोस्तों इसमें जैसे दिया है सकारात्मक प्रेरक, तो दोस्तों सकारात्मक प्रेरक में जैसे बच्चों की प्रशंसा करना हो जाता है, नकारात्मक में जैसे बच्चों को दंड देना, और जैसे कुछ जन्मजात प्रेरक होते हैं जैसे भूख, प्यास, काम, नींद आदि। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। पहला, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दूसरा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तीसरा, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। या फिर चौथा, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बताइए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन कौन सा है। तो दोस्तों मुझे आशा है आप लोग उत्तर चुन लिए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा आपका बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है अर्थात प्रत्येक बच्चा अपने आप में खास होता है। तो अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों इस कथन का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। पहला, अंतः संबंध का सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, या फिर अंतःक्रिया के सिद्धांत से। तो बताइए दोस्तों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका किस सिद्धांत से संबंध है। तो दोस्तों उत्तर इसका बहुत ही आसान है, जैसे कि विकल्प के माध्यम से हमें मालूम चल जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन
बी अर्थात निरंतरता का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। जो उपरयुक्त कथन दिया गया है वो किसका है? तो इसके लिए आपके पास दोस्तों 4 विकल्प है। ऑप्शन ए टीपी नन का, ऑप्शन बी हरलॉक का, ऑप्शन सी रॉस का, या फिर ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात हरलॉक का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसका है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। जीन पियाजे का, वैलेंटाइन का, वुडवर्थ का, या फिर रॉस का। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर होगा वुडवर्थ का। जी हाँ दोस्तों, वुडवर्थ महोदय ने ही कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आज के सीरीज का आखिरी प्रश्न जो कि है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला थॉर्नडाइक ने, दूसरा पावलोव ने, तीसरा स्पिनर ने, या फिर चौथा गुथरी ने। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर चुन लिया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है अधिगम मनोविज्ञान में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व न देने वाले जो वैज्ञानिक है दोस्तों वो गुथरी महोदय हैं, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के प्रैक्टिस सेट में जो कुल की 27 प्रश्न थे उसका हमने प्रैक्टिस सेट लगाया है। तो दोस्तों आपको यह कैसा लगा अपना विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और दोस्तों यदि यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।